जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको जो है ना NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। अगर हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो हम देखते हैं 2020 में ये पॉलिसी दिया है। आज क्यों देख रहे हैं, देखिए रिसेंटली में कर्नाटक में जो है ना बीजेपी की गवर्नमेंट थी। पहले जो बीजेपी जो कर्नाटक में जो है ना पहली बार जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाया। तो पहला स्टेट कौन हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाने के लिए? कर्नाटक। अब कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद जो है ना सिद्धार्थ मैया ने वहाँ का CM बना, जो कि कांग्रेस का लीडर है, कांग्रेस के पार्टी से बना हुआ है। वो उन्होंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कर्नाटक से हटा के उसको स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लगाएंगे। तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। देखिए ये जो है ना तीसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तीसरी बार आया है। इससे पहले जो है ना, इससे पहले थोड़ा इसका हिस्ट्री हम देख लेते हैं। पहले जो है ना 2 एजुकेशन पॉलिसी जो आया वो किस तरह से आया। 1964 में जो है ना कोठारी कमीशन बनाया गया था। 1964 में कोठारी कमीशन बनाया, किसने? इंदिरा गांधी। कोठारी कमीशन में क्या बताया था कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए। तो इस टाइम जो है ना, इस टाइम इन्होंने 1968 में NPE दिया। 1968 में NP मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तभी जो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, तभी इसका नाम रखा गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर नेशनल पॉलिसी। इस टाइम कौन था? इंदिरा गांधी PM थी। तो इंदिरा गांधी इन्होंने इस बीच में क्या किया था सब बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपल्सरी किया था, सब बच्चों के लिए 1 से लेके 14 साल के एज के लिए। तो 1 से लेके 1 to 14 ईयर, 1 to 14 ईयर के लिए। इसी बीच ये पहला आ गया। पहला में दूसरा में आया क्या? दूसरा में 19। उसके बाद राजीव गांधी PM बने। तो राजीव गांधी जो PM बने, तो राजीव गांधी ने 1986 में एजुकेशन NPE रखा। इसका भी नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इसमें क्या किया गया था, जो एजुकेशन जो है ना सब है ना GDP का 6% रखा गया था कि GDP में जितना है ना उसको 6%। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। इंदिरा गांधी जो थी वो उन्होंने भी GDP का 6% एजुकेशन में रखा था, और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी लाया है इसमें भी 6% GDP रखा गया था। देखिए यहाँ पे GDP और बजट में हम 2 अंतर देखते थे। GDP जो है, GDP ओवरऑल कंट्री का जी कितना टर्नओवर है, मतलब कि कितना इनकम है। जैसे एग्जाम्पल से लेके 1947 से लेकर अभी तक में जितना कंट्री के पास पैसा है उसका जो है ना 6% में कंट्रीब्यूशन करेगा, किसमें? एजुकेशन। और बजट होता है, बजट क्या होता है? 1 ईयर का इनकम जो होता है वो बजट कहलाता है। जैसे कि अगर 2024 के लिए बजट, जैसे हम 2024 का बजट बनाएंगे तो 2023 का जो है ना पूरा 1 साल का जो उसका इनकम जो है ना उसको जोड़ के उसमें बजट बनाया जाता है। तो इसमें बजट का 6% नहीं दिया है, GDP का 6% दिया है, मतलब ओवरऑल इनकम का 6% दिया था। तो इसके बाद फिर आया तीसरा नंबर, उसको नहीं कहेंगे, इसी में कुछ चेंज किया समथिंग। जब PV नरसिम्हा राव PM बने तो उन्होंने चेंज किया, इसमें लागू किया AIEEE, मतलब AIEEE। इसका मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। एंड दूसरा क्या? SLEEE, मतलब स्टेट लेवल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट एग्जाम, स्टेट लेवल इंटरेस्ट एग्जाम। इन दोनों को लागू किया। ये जो लागू किया था ये 1992 में लागू किया था। ये 1992 में किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि 1992 में एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया था, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी कुछ नहीं चेंज किया था। एजुकेशन पॉलिसी सेम ही था, लेकिन उसमें PV नरसिम्हा राव जो है ना इसमें 2 टेस्ट को जोड़ दिया गया, जिसमें ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम, जिसको अभी आप JEE नाम से जानते हैं, और इसमें जो है ना SLW मतलब NIT के नाम से अभी जानते हैं, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट एग्जामिनेशन। तो देखिए ये इसका हिस्ट्री हो गया। देखिए इसमें जो आया है
5+3+3+4, इसको जो है ना पेडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में क्या दर्शाता है, देखिए पहले जो होता था क्या 10+2 होता रहा, 10+2 इसका मतलब होता था क्या 1 क्लास से लेके 1 टू 12 क्लास, 1 से लेकर 12 क्लास। और पहले जो है ना जब एडमिशन होता था स्टूडेंट को 6 ईयर होने के बाद होता, स्टूडेंट का जो एडमिशन होता था पहले वो 6 ईयर के बाद होता था। जैसे कोई स्टूडेंट 6 ईयर हो गया तो उसके बाद उसको एडमिशन होगा, उसके बाद जो है 6 ईयर से 7वां ईयर में गया तो क्लास 1 में गया। इसी तरह यहाँ जब 14 ईयर होता था वो 8वां क्लास तक जाता था। लेकिन इसमें बिल्कुल चेंज किया, ये 10+2 को स्टेज में बना, ये स्टेज में बटा। देखिए सबसे पहले पहला स्टेज को जो फाउंडेशनल स्टेज कहा, ये फाउंडेशनल स्टेज, इसमें जो है ना क्लास में, इसमें जो है ना पढ़ाई जो स्टार्ट होंगे वो 3 क्लास के एज से स्टार्ट होंगे, 3 to 8 तक। कहाँ तक? 3 to 8 तक में एज में क्लास में स्टार्ट होगा। जैसे पहले जो है 6 ईयर मतलब एज जो है एज 6 ईयर होता था तो उसके बाद वो एडमिशन होता था। अब जो है बच्चा 3 ईयर का रहेगा तभी एडमिशन हो जाएगा। मतलब कहने के देखिए ये नहीं कि 3 ईयर का नहीं, मतलब 1-2 साल होने के बाद तीसरा ईयर कंप्लीट होने के बाद एडमिशन होगा। तो तीसरा ईयर कंप्लीट होने के बाद इसमें एडमिशन होगा। दूसरा आता था प्रीपरेटरी स्टेज, मतलब इसमें जो है ना जैसे इसमें 8 तक गया, प्रीपरेटरी स्टेज में जो है ना एज लिमिट रहेगा 8 to 11। मतलब इस स्टेज में होगा 8वां से लेकर 11वां स्टेज तक। अब यहाँ पे जो है इसमें 2 स्टेजेज होगा, उसके बाद इसको हम विस्तार से देखेंगे। 3rd नंबर में आएगा मिडिल स्टेज में जो होगा, मिडिल स्टेज में एज 11 to 14 के बीच में होगा, मतलब 11 से लेकर 14 तक ईयर के बीच में। तीसरा 4th में जो आएगा, 4 में सेकेंडरी स्टेज आएगा। सेकेंडरी स्टेज में क्या आएगा, इसका एज लिमिट आएगा 14 to 18। अब ये किस में आ गया? सेकेंडरी स्टेज में। अब ये देखते हैं फाउंडेशनल स्टेज में जो है ना 8 क्लास से लेके 3 क्लास से लेके 8 क्लास तक होगा। फाउंडेशनल स्टेज में 3 क्लास से लेके 8 क्लास तक कितने साल के लिए? 5 साल के लिए होगा। इस स्टेज में जो है ना एक भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी चीज़ का एग्जाम नहीं होगा। देखिए इस स्टेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्री प्राइमरी स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल। प्री प्राइमरी स्कूल जो है ना 3 साल के लिए होगा। कितना? प्री प्राइमरी स्कूल 3 ईयर के लिए होगा। जो है ना इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किसका? आंगनबाड़ी 1 साल के लिए। दूसरा में होगा KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय संघ, नर्सरी क्लास के भी जाना जाता है। इसमें देखिए कुछ इसमें टेक्स्ट बुक नहीं होगा, कुछ भी नहीं जगह। अब देखिए प्राइमरी स्कूल में आ जाता है, प्राइमरी स्कूल होगा 2 साल के लिए होगा। इसमें जो है ना क्लास 1 में आएगा और क्लास 2 में आएगा। देखिए फाउंडेशनल स्टेज मतलब कि नो एग्जाम, तो इसमें भी एग्जाम नहीं होगा और इसमें भी एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास 1 में जो आया है, क्लास 1 में टेक्स्ट बुक होगा और क्लास 2 में टेक्स्ट बुक होगा। देखिए इस स्टेज में कौन सा टेक्स्ट बुक होगा? इस स्टेज में जो अभी कर्नाटक सरकार ने टेक्स्ट बुक लागू किया है, ज़्यादा ग्राफिक डिजाइन मतलब कि उसमें फिगर सब जो है ना शामिल करके, बहुत ज़्यादा फिगर करके उस तरीका से टेक्स्ट बुक बनाया है। और इसमें भी जो है ना दोनों में टेक्स्ट बुक है ना थोड़ा इससे हाई लेवल का टेक्स्ट बुक इसमें बनाया गया है। और इसमें ऐड किया है फिजिकल एजुकेशन जो है उसको भी ऐड किया है, बेसिक लेवल पर फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद फाउंडेशनल स्टेज देखने के बाद हम देखते थे प्रीपरेटरी स्टेज 8 साल से लेके 11 साल तक। अब देखिए इसमें जो है ना एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जब प्रीपरेटरी स्टेज में जाएगा तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट बार एग्जाम इसका ले लेगा। दूसरा बात देखते हैं इसका क्लास जो है ना 3 क्लास से स्टार्ट होगा। देखिए जब हम फाउंडेशनल स्टेज देख रहे थे तो उसमें जो है ना यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 और क्लास 2 थे जहाँ पर कि एग्जाम नहीं हुआ था। लेकिन क्लास 3 में जब आएगा ना तो क्लास 3 से एग्जाम स्टार्ट होगा। क्लास 3 एग्जाम होगा, क्लास 4 एग्जाम होगा, क्लास 5वीं में एग्जाम होगा। तो इसमें 3 साल रहेंगे। अब देखिए इसमें लैंग्वेज आ जाता है, लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज हो जाता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज। इस स्टेज में जो है ना बच्चों को 2 लैंग्वेज सिर्फ सिखा जाएगा
उसके बाद एक्टिविटी और क्रिएटिविटी, मतलब एक्टिविटी जो सब प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंट सब बेस्ड ऑन नॉलेज, तो उसको दिखा जाएगा। और क्रिएटिविटी मतलब नया नया कुछ बनाने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, कुछ अपडेट करने के लिए उसको जो है सिखाया जाएगा, जिसमें कि इस स्टेज में जो है ना सिर्फ क्रिएटिव किया जाएगा। और इस स्टेज में बेसिक जो है ना स्टूडेंट के पास बेसिक मैथ और आर्ट और साइंस को भी बेसिक से स्टार्ट करेगा, जहाँ की फर्स्ट बार। और फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन जैसे कि हो गया स्कूल में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, में हो गया हॉकी हो गया, ये सब जो है ना इसमें फिजिकल एजुकेशन में दिखाया जाएगा। जितना खेल कूद से संबंधित है वो आ जाएगा फिजिकल एजुकेशन में। जो देखिए मिडिल स्टेज में जो है क्लास 6 से लेके 8 तक उसमें क्या हुआ था, इसमें वोकेशनल और टेक्नोलॉजिकल, मतलब कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पढ़ाएगा और कि जो सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसमें पढ़ाएगा। इसी बीच में एक कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या सब आता है, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, ये सब में पढ़ाया जाएगा। देखिए लास्ट स्टेज आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में जो है ना इन्होंने एज लिमिट रखा है 14 से 18 में, जिसमें 9 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक आएगा, 9 क्लास से लेके 12 क्लास तक। अब देखिए इसमें क्या, इसको 2 फेज में रखा गया, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या रखा गया, 1 से लेके फेज 1 में जो रखा गया है 9th और 10 क्लास को रखा गया है। फेज 1 में 9th और 10 क्लास के। देखिए इसमें जो है ना 16 सब्जेक्ट होंगे, 9th और 10 क्लास में 16 सब्जेक्ट हो गए। 16 सब्जेक्ट में देखिए किस तरह से रहेगा इसका। 9th और 10th में जो है ना इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। सेमेस्टर वाइज एग्जाम कैसे होता है, देखिए एक साल में जो है ना 2 सेमेस्टर एग्जाम होता है। जैसे 6 महीना हुआ, 1 सेमेस्टर हो गया, फिर 6 महीना पढ़ा तो फिर 1 सेमेस्टर हो गया, फिर 6 महीना पढ़ा तो 1 सेमेस्टर हो गया। तो इस तरह से इसको सेमेस्टर वाइज हो गया। तो 9th क्लास में जो है ना 2 सेमेस्टर होगा, किसमें, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 होगा। इसमें भी 10वीं क्लास में जो होगा इसमें भी सेमेस्टर 1 आएगा, सेमेस्टर 2 आएगा। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 देखिए आप 16 सब्जेक्ट हैं। 16 सब्जेक्ट में मान के चलिए कि उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटी, मतलब डिफरेंट टाइप का आर्ट और कॉमर्स मिला, अकाउंटिंग सब मिला रहा है। तो उसमें से कोई बच्चा चूज करने के लिए चाहेगा कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिजिक्स चूज कर लिया, फिर कहेगा नहीं फिजिक्स के साथ हमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। अगर फिजिक्स के साथ वो कहेगा कि नहीं हम ज्योग्राफी ले लें, तो ज्योग्राफी ले लेगा। अगर इसमें कहेगा कोई हम बायोलॉजी ले लिए हैं, बायोलॉजी के साथ हम ज्योग्राफी लेंगे, तो बायोलॉजी के साथ ज्योग्राफी ले लो। कोई मैथ ले लिया है, वो कहेगा कि हम बायोलॉजी भी लेंगे, तो मैथ भी ले और बायोलॉजी भी लो। कोई केमिस्ट्री ले लिया है, वो कह रहा है कि हम केमिस्ट्री के साथ जो है ना बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी ले ले। मतलब इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट का चूज करने का स्टूडेंट जो है ना मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। इसमें भी सेम टू सेम फेज 2 में भी रखा है। फेज 2 में भी 16 सब्जेक्ट है और 11th क्लास और 12th क्लास। और 11th क्लास में जो है ना सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आएंगे, तो फिर 12th क्लास में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आएगा। तो 11th और 12th मिला के दोनों से सेमेस्टर में 16 सेमेस्टर का हो जाता है। दोनों मतलब 11th और 12th मिला के जो है ना 4 सेमेस्टर आता है। 4 सेमेस्टर में जिसमें 16 सब्जेक्ट है। अब 16 सब्जेक्ट में सेम वही प्रोसेस होगा चूज करने के लिए। कोई मान के चलिए कॉमर्स से अकाउंटिंग ले लिया, तो वो अकाउंटिंग ले लिया तो अकाउंटिंग के साथ वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। अगर कोई फिजिक्स ले लिया, वो चाहेगा कि हम अकाउंटिंग पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो अकाउंटिंग भी पढ़ सकता है। कोई मैथ ले लिया, वो सोचेगा कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो हिस्ट्री ले सकता है। तो इसमें जो है ना मल्टीपल चूज करने का ऑप्शन है विद्यार्थी के पास। तो ये जो है ना बहुत अच्छा डिजाइन किया है कि जो बच्चा पहले होता था क्या, जैसे कि हम कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो कहेगा साइंस का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर या PCM से कर लो या PCB से कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कर लो। लेकिन इसमें जो आर्ट का था तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अब की बार चेंज किया है, आप कोई भी साइंस और आर्ट, कॉमर्स सबको हटा के मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए दे दिया है। अब देखिए मान के चलिए इसमें कोई फिजिक्स लिया और अकाउंटिंग लिया, वो आगे क्या करेगा 12th के बाद। 12th के बाद जो है ना 12th के बाद CEE मतलब CEE मतलब कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम। 12th के बाद जो है ना CEE मतलब 12th जब कर लेगा ना उसको कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम में जो है ना उसको मार्क देखा जाएगा
कौन लड़का किस फील्ड में अच्छा कर रहा है। मान के चलिए कि कोई लड़का फिजिक्स वाला है और केमिस्ट्री वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो अच्छा है उसको दूसरा फील्ड में जो है ना आगे मतलब इंट्रेंस एग्जाम के लेवल होने के बाद उसको दूसरा कॉलेज में एडमिशन दे देगा। कोई मतलब कि वह जो हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री में बहुत बढ़िया है, तो उसको दूसरा कॉलेज में एडमिशन दे देगा। तो यहाँ तक ये जो है ना 12th करने के बाद CEE में इंट्रेंस एग्जाम होकर के वो बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेजुएशन। कुछ लोग पूछते हैं इसमें जो डॉक्टर और जो जैसे नीट ईयर का एग्जाम होता है, नीट का जो एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है या उसके बाद वकील सब जो बनता है, इस सब में अभी कोई चेंज नहीं किया गया है। जिस तरह से वकील का बनने का प्रोसीजर है वो उसका भी प्रोसीजर वकील बनने का है, और इसके बाद डॉक्टर जो अभी बन रहा है नीट क्लियर करके वो भी अभी डॉक्टर बन रहा है उस ईयर से। अब देखते हैं हम ग्रेजुएशन का, देखते हैं ग्रेजुएशन का जो BA होता था, BSc होता था, BCom होता था, ये सब में क्या चेंज किया गया है। देखिए सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन में आप 4 साल का होता था और 4 साल का कर दिया, जिसमें आप जो है ना 1 ईयर में पहला साल में अगर पहला साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आप 1 ईयर देखिए 12th का एग्जाम होने के बाद आपका CEE मतलब कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होगा। उसके बाद जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा उस कॉलेज में जो है ना आपको यहाँ से 1 ईयर के लिए सर्टिफिकेट देगा। आप मान के चलिए 1 ईयर कर लिए, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आगे हम कोर्स नहीं करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। अब सोचे कि नहीं 1 साल और पढ़ लेते, दूसरा साल में आप एडमिशन लिए, फिर आपको डिप्लोमा मिल गया, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया। मान के चलिए आप कोई निकला वैकेंसी निकला गवर्नमेंट का, सरकारी का जो भी चपरासी खलासी का कोई वैकेंसी निकला, उसमें कहा कि आपको डिप्लोमा जो है ना सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो क्या करेगा, उसमें जिसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भर सकता है, जिसके पास सर्टिफिकेट है सिर्फ वो नहीं भर सकता है। अब देखिए अब गया 3 ईयर मतलब इसमें डिग्री, जैसे अभी जो है UPSC के लिए 3 साल के बाद BA करके UPSC और BPSC सब स्टेट PCS जो है ना उसमें जाता है। तो अगर आप कंपटीशन करना चाह रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है, तो आप 3 ईयर का कर लीजिए, जिसके बाद डिग्री मिल जाएगा। डिग्री मिलने के बाद आप कोई भी कंपटीशन का फॉर्म इजीली भर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम आगे और पढ़ाई रखेंगे तो 4था साल में जो है ना आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जिसमें कि डिग्री मिलने के बाद जो 4था साल में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसमें देखिए अब री एंट्री का ऑप्शन है, मतलब देखिए री एंट्री में मतलब आप सोच रहे हैं 1 साल हो गया, 1 साल में आपको कोर्स कर लिए, आप देखिए फाइनेंस के मामला में आपके पास फाइनेंस नहीं है, तो आप सोचे कि आप फाइनेंस अभी नहीं है तो हम करेंगे कैसे, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। और जो है ना आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आपके पास जब फाइनेंस हो तब आकर के फिर आप वहाँ से एजुकेशन को वहाँ से जो है ना अपने पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा में वही कंडीशन लगेगा, मान के चलिए आप कहीं पर गए, आपका जो है ना वहाँ पर कुछ घटना की वजह से आप पढ़ाई जो है ना नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो आप डिप्लोमा से डायरेक्ट डिग्री में भी आप प्रवेश कर सकते हैं आने के बाद। तो इस तरह से अब देखिए इसी में इसको चेंज करके सिर्फ दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसके पास डिग्री है, मान के चलिए कंपटीशन में कोई UPSC या BPSC के एग्जाम देने के लिए, UPSC या स्टेट PCS का एग्जाम देने के लिए गया और UPSC भी नहीं निकला और स्टेट PCS भी नहीं निकला, वो सोच रहा है कि हम किसी तरह से जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई कंपनी में अपना जॉब ले ले, तो वो क्या करेगा, डिग्री के साथ प्लस 2 ईयर का कोर्स और करेगा। 2 ईयर का कोर्स करने के बाद उसको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। कौन से जिसके पास रिसर्च है वो कितना 1 ईयर करेगा तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया। इससे जो हायर एजुकेशन है, अब जो PhD हो गया, PhD जो है ना 4 साल का 4 साल का जो था तो वो 4 साल का ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो जो भी इसमें चेंज नहीं है, कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या चैलेंजेस है गवर्नमेंट जो फेस कर रहे हैं, चैलेंज को जितना भी चुनौतियाँ हैं उसमें हम थोड़ा बहुत इसमें देखते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेक टाइम अप्लाइड एवरी स्कूल, ये जो है ना अगर प्राइमरी स्कूल पर देखें अर्बन एरिया में, गाँव सब के एरिया में जो है ना अप्लाइड करने में इसको जो है ना बहुत टाइम लगेगा, मतलब 2040 तक चला जाएगा। 2040 से पहले तो नहीं हो सकता है, उससे बाद हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन 2040 से पहले नहीं अप्लाइड हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना मल्टीटास्किंग है। जैसे कि क्वालिफाइड टीचर को वहाँ अवेलेबल करवाना, जो भी स्कूल में अगर आएगा तो उसमें जो है ना स्किल लेवल पर जो उसको अप्लाइड करना, और स्कूल को जो है ना जो तरह से प्राइमरी स्कूल
स्कूल है उस तरह से जो उसको डिजाइन न्यू सिस्टम में डिजाइन करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसमें इसमें और चुनौतियाँ आ रही है। टीचर को जो है ना सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया है, जिसमें कि टीचर जो मान के चलिए कोई टीचर है उसको फिजिक्स पढ़ाने में मन नहीं लगता है, वो केमिस्ट्री पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसको जो है ना इसमें टीचर को सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी मौका मिलना चाहिए इसमें, जिसमें कि टीचर को सब्जेक्ट को चूज करने के लिए मौका नहीं है। देखिए अब इसमें जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग प्राइमरी स्कूल में जो एडमिशन लेता है स्टूडेंट, वो प्राइमरी स्कूल में जो एडमिशन लेता है उसी को कहते हैं। प्राइमरी स्कूल में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है 20% पर रेशियो में पहले एडमिशन होता था, उसको अब बढ़ा के जो कर दिया ना 50% का मोदी जी बोला गया, मोदी जी बोले क्या इसमें जो है ना 20% से हम बढ़ा के 50% तक इनरोलमेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे। तो ये इसको अभी जो है ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो कि और सब चैलेंजेस है लेकिन हम मेन कुछ इसमें लूट किए हैं। जिसमें इसमें देखिए एडवांटेज क्या है, जैसे जीडीपी का 6%, आपको तो हम पहले भी बता दिए जब इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी आया था उसमें भी जीडीपी का 6% था, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है और इसमें भी जीडीपी का 6% आया है। इससे पिछले बार में जो है ना जीडीपी का जिसमें 4% और इससे पहले उससे कोरोना वायरस से पहले जो है 3% था, उस टाइम जो है ना जीडीपी का महज में 2% इसमें जो है ना खर्चा किया एजुकेशन में। जिस टाइम कोविड-19 आया उसमें 2% ही खर्चा हो पाया और सब पैसा बचा ही रह गया। तो इसमें जो है ना जीडीपी का जो है 6% ये खर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल का फी जो है ना गवर्नमेंट इसमें क्लियर लिखा हुआ है, प्राइवेट स्कूल का फी का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। जैसे अगर कोई प्राइमरी स्कूल है उस प्राइमरी स्कूल का किस लेवल का वो एजुकेशन दे रहा है, क्या क्या उसमें अवेलेबल है, तो उसके अनुसार जो है उसको फी को जो है एक कांस्टेंट पेमेंट कर देगा। ये नहीं कि कोई प्राइवेट स्कूल में मान के चलिए कोई 2000 में पढ़ा रहा है तो कोई उसको मिला के 2 लाख रुपए लेने लगेगा, तो उस तरह से इसमें नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल को सबको फी जो है ना सब रखा गया। अब रिजल्ट में जो है रिजल्ट पहले क्या मार्क का सिर्फ रिजल्ट जुटता था, अब जो है ना शुरू से लेके मार्क प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है उसमें और वोकेशनल जो होता है मार्क, ये सबको मिला के जो है ना उसका मार्क जुड़ेगा। इसमें दिया है कि ऑप्शन में फॉरेन यूनिवर्सिटी, मतलब जब मनमोहन के सरकार थे तो उसी टाइम जो है ना फॉरेन यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बताया, मनमोहन सिंह ने बताया था कि जो है ना फॉरेन यूनिवर्सिटी का अगर हम हमारे इंडिया में ब्रांच खोलेंगे तो यह इंडिया के स्टूडेंट जो है ना इंडिया में पढ़ेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, उसका ब्रांच इसमें खोलना चाहिए। लेकिन उस टाइम जो है ना किसी वजह से राजनीतिक वजह से उस टाइम नहीं हो पाया, तो इस टाइम दिया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी का जो है ना इंडिया में ब्रांच खोल सकता है। उसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट लेवल आपको बता ही दिए, इसमें जो मल्टीपल एंट्री मतलब कि जो करना चाहे सर्टिफिकेट लेना चाहे या डिप्लोमा लेना चाहे या डिग्री लेना चाहे या जो रिसर्च पेपर लेना चाहे वो अपना इसमें कर सकता है। तो ये इसका मेन जो है ना एडवांटेज था और सब है। तो देखिए इसमें जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कर्नाटक सरकार ने इसको लागू किया था, जिसमें अभी कह रहा है कर्नाटक सरकार हम हटाएंगे। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना डिसएडवांटेज कुछ रखा है उसके चलते। अगर दूसरा स्टेज कोई पूछेगा मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश जो है दूसरा स्टेज बना जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई किया है। पहला कर्नाटक और दूसरा जो है मध्य प्रदेश। तो आई होप